गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पीड ऑफ साउंड को स्टडी कर रहे हैं। स्पीड क्या होती है आपको पता ही है कि जो हम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यह आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने ये स्टडी नहीं किया तो आई बटन पे आप लिंक पे जाइए, वहाँ पे आपको स्पीड से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएगा। स्पीड को आप स्टडी कर चुके हैं। अब स्पीड का आपको पता है कि क्या होती है, तो सेम उसी प्रकार से स्पीड ऑफ साउंड की, साउंड की भी क्या स्पीड होती है। साउंड की स्पीड्स मीन कि जो साउंड है हमारा या जो आवाज़ है हमारी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यही होता है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड। अब ये जो स्पीड ऑफ साउंड है हमारी, ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। और वो फैक्टर क्या क्या है? वो फैक्टर है हमारे जो मैंने आपके लिए राइट डाउन कर दिए हैं। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल जिसके अंदर से वो साउंड ट्रेवल कर रही है उसका वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। थ्रू विच इट्स ट्रेवल, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, साउंड वेव ट्रेवल करती है। जैसा कि हमें पता है कि जो साउंड वेव है हमारी, वो सबसे ज़्यादा जो स्पीड्स होती है उसकी किसके अंदर होती है? सॉलिड्स के अंदर। उससे कम किस में होती है? लिक्विड के अंदर। और सबसे कम स्पीड्स हमारी साउंड की कहाँ पर होती है? एयर के अंदर होती है। तो सबसे लोअर कैटेगरी जो स्पीड होती है हमारी साउंड की, वो कहाँ पर? एयर में, उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड्स। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ? नेचर के कारण। अलग अलग नेचर्स के तीनों मीडियम्स, तो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल की, जो हमारा मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, साउंड उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट आता है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर। अब स्पीड ऑफ साउंड जो हमारी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ता है, चाहे हम सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, अगर तीनों में से किस मटेरियल का जिसके अंदर से साउंड वेव पास हो रही है उसका बढ़ता है, उस मीडियम का, ठीक है, किसी भी अगर हमारे पास जो थ्री मीडियम, तीनों मीडियम में से अगर किसी का भी अगर टेम्परेचर राइज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड इज आल्सो इंक्रीज। यानी कि अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। क्या होगी? स्पीड बढ़ती है। राइट। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किसमें? अंदर, एयर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो स्पीड होती है ना हमारी किसकी? साउंड की, वो होती है 322 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 322 मीटर पर सेकेंड। ये कब है? जब हमारा टेम्परेचर क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस था। किसका टेम्परेचर? एयर का टेम्परेचर। Temperature of air is 0 degree Celsius, then the speed of sound is 322 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ये था। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, क्या करते हैं? टेम्परेचर को राइज करते हैं, हमारी स्पीड भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, किसके ऊपर? 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो हमारी जो स्पीड है वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड। देखो, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हुआ हमारा, तो यहाँ पर स्पीड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कितना इंक्रीज हुई? 22 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस का हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हमारा टेम्परेचर राइज होता है तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड इज आल्सो इंक्रीज। तो ये हमारी होती है। ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट, ये जो स्पीड अगर आप नोट करना चाहते हैं तो डिफरेंट मटेरियल की, मैं इसके बाद आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें ह्यूमिडिटी क्या होती है। क्या होता है? जब वाटर के वेपर ज़्यादा हो जाते हैं, किसके अंदर? एयर के अंदर। ये हम सिंपल भाषा में बोलते हैं हवा के अंदर नमी का बढ़ना। क्या होता है? यानी कि वाटर वेपर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, किसके अंदर? हवा के अंदर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि बारिश के रेनी सीजन के अंदर या बारिश के टाइम पे हमारी क्या हो जाती है? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? वाटर के जो वेपर्स हमारे वो क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं एयर के अंदर। इसी कारण जब
जैसे आज अगर बारिश हुई है तो क्या होता है, नेक्स्ट डे वाटर के जो वेपर है वो क्या है, ज़्यादा है एयर के अंदर, और जब सनराइज होता है तो क्या हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर क्या करता है, ज़्यादा हॉट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये भी ह्यूमिडिटी के ही कारण होता है, जैसा कि आप देखते भी होंगे। ठीक है, तो उसके कारण अब होता क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अगर ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मीन वाटर की जो वेपर्स हैं वो प्रेजेंट है किसके अंदर, एयर के अंदर, और लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर हमारी स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, मच मोर देन एयर। एयर से क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो अब वही वाटर वेपर है एयर के अंदर, वेपर की फॉर्म में है, लेकिन है तो वो भी एक लिक्विड का ही पार्ट, तो जिसके कारण क्या होती है, हमारी स्पीड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, जो ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है। इफ इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर देन स्पीड ऑफ साउंड इज आल्सो इंक्रीज। तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है। इन ह्यूमिडिटी द स्पीड इज आल्सो इंक्रीज, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी है तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये थे भी हमारे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो जो हमारी साउंड की जो स्पीड है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि अगर हम वाटर के अंदर जाते हैं तो एयर की कंपैरिजन में क्या होगा, स्पीड हमारी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सॉलिड की कंपैरिजन में क्या मिलती है, कम मिलती है। फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो स्पीड कम होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है हमारा। थर्ड पॉइंट कहता है अगर इन ह्यूमिडिटी हमेशा एयर के अंदर ही होती है, ना लिक्विड ना सॉलिड्स, तो इसीलिए इसकी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ह्यूमिडिटी जब भी बढ़ती है तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड इज आल्सो इंक्रीज होता है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रही है एक इमेज, इस इमेज के अंदर आपको अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और अलग अलग एलिमेंट्स या मीडियम के अकॉर्डिंग स्पीड दिखाई गई है। जैसे हमें ड्राई एयर की दिखाई गई है, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ग्लास, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सी वाटर, सभी की इसके अंदर क्या दिखाई गई, हमें स्पीड बताई गई है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सोनिक बूम। क्या आता है, सोनिक बूम। सोनिक बूम। सोनिक बूम होता क्या है, सोनिक बूम। अब जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, सोनिक बूम है। सोनिक बूम को स्टडी करने से पहले हमें कुछ टर्म्स और स्टडी करते हैं, क्योंकि तभी हम सोनिक बूम को समझ पाएंगे। उसमें सबसे पहला आता है कि सुपरसोनिक स्पीड। ये सुपरसोनिक स्पीड्स होती क्या है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना हमारी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। किसकी कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ साउंड की कंपैरिजन में, इज कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड। उसको हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। जैसा कि आजकल हमारे जो एयरक्राफ्ट है या जो लड़ाकू जहाज है, फाइटर प्लेन्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर रहे हैं। वो किससे फ्लाई करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक का मीन ही ये है कि अगर हमारी स्पीड ऑफ साउंड से स्पीड ज़्यादा है, किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी स्पीड साउंड से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक स्पीड। अब जो ये सुपरसोनिक स्पीड्स है हमारी, उससे हमारा प्लेन क्या कर रहा था, उड़ रहा था। ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्पीड से उड़ रहा था, बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण क्या होती है, हमारी एक वेव प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, एक वेव प्रोड्यूस होती है। और वो क्या, हमारी ए सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव। क्या करता है वो, एक एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा
लाउड साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लाउड साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड शॉक वेव, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉक वेव। क्या बोलते हैं? शॉक वेव। ठीक है। अब शॉक वेव के कारण ही हमारा क्या होता है? सोनिक बूम होता है। सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोजिव नॉइस। क्या होती है? नॉइस होती है, यानी कि एक ऐसी नॉइस जो आपके कानों को बहरा बना सकती है। यानी कि हम कानों के ऊपर जैसे हाथ रख लेते हैं ना, इतनी जोर की आवाज होती है। नॉइस क्या होती है? अनवांटेड साउंड। यानी कि नॉइस किसको बोलते हैं? अनवांटेड साउंड को बोलते हैं, यानी कि जिसको हम सुनना नहीं चाहते। जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, और बाहर से अगर कोई आवाज आ रही है, ठीक है, तो वो क्या है? नॉइस है। जैसा कि आप अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कोई और बोल रहा है जो आप बातें कर रहे हैं, तो वो क्या? नॉइस है। ठीक है, तो यानी कि अनवांटेड साउंड। द सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोजिव नॉइस। कैसी होती है? एक्सप्लोजिव नॉइस होती है, कॉज्ड बाय द शॉक वेव। किसके कारण बनती है? लेकिन ये शॉक वेव के कारण। शॉक वेव किसके कारण बनी? सुपरसोनिक स्पीड के कारण बनी। रिलेशनशिप आ गया ना सभी के अंदर। क्योंकि जब फाइटर प्लेन अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नहीं जाएगा तो क्या नहीं होगा? सुपरसोनिक स्पीड नहीं मिलेगी, और सुपरसोनिक स्पीड नहीं आएगी तो ये शॉक वेव कैसे प्रोड्यूस होगी? और शॉक वेव ही प्रोड्यूस नहीं हुई तो फिर सोनिक बूम कैसे होगा? क्यों? अब इस साउंड वेव के कारण क्यों हुई? क्योंकि जब प्लेन इस प्रकार से उड़ रहा था तो उसके पास क्या थी? बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। क्या थी? एनर्जी थी उसके पास, और उसके पीछे प्रेशर का भी वेरिएशन था, जिसके कारण क्या हुआ? बहुत एक्सप्लोजिव नॉइस पैदा होती है। एक सोनिक बूम इज एन सोनिक बूम क्या है हमारा? ना एक्सप्लोजिव नॉइस। क्या है? एक्सप्लोजिव नॉइस है, जिसका कारण क्या है हमारा? कॉज्ड बाय द शॉक वेव। किस क्या है कारण? शॉक वेव है, जो कहाँ से आई? फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट विच ट्रेवलिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। जो कैसे उड़ रहा है? उस ऑब्जेक्ट से आती है जो क्या कर रहा है? स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से फ्लाई कर रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। ये थे भी हमारे सोनिक बूम क्या होता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से आपके लिए। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड, ठीक है, क्या? सुपरसोनिक स्पीड। ए सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। अब सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? वो ऑब्जेक्ट जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव। क्या करता है? लाउड साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, एज कॉल्ड शॉक वेव, जिसको हम क्या कहते हैं? शॉक वेव बोलते हैं। क्योंकि वो हमें हिला देती है, झटका देती है ना। क्योंकि हाथ हम ऐसे रखेंगे, हम सुन नहीं सकते उस आवाज़ को। क्यों? अगर लगातार सुनोगे तो बहरे हो जाएंगे, है ना, राइट? तो हमारी क्या है? शॉक वेव होती है। सोनिक बूम। अब उस शॉक वेव के कारण जो अनवांटेड या एक्सट्रीमली नॉइस पैदा हुई, उसी को हम क्या कहते हैं? सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोजिव नॉइस। क्या होती है? सोनिक बूम क्या है? कि एक्सप्लोजिव नॉइस ही है ये। एक एक्सप्लोजिव नॉइस यानी कि एकदम बम की आवाज़ पूरी स्पीड से, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या बहुत ज़्यादा है, जो हमें पेन कर रही है। ठीक है, हम नहीं चाहते उसको सुनना, फिर भी सुन रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लोजिव नॉइस कॉज्ड बाय द शॉक वेव। किसके कारण होती है? शॉक वेव के कारण। कहाँ से आती है? उस ऑब्जेक्ट के कारण जो सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ रहा है। ठीक है, तो ये था भी हमारा टॉपिक सोनिक बूम। नेक्स्ट टॉपिक है भी हमारा रेस बिटवीन द लाइट एंड साउंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस बिटवीन लाइट एंड साउंड। आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। लाइट और साउंड, इन दोनों के बीच में रेस लगाएं। यानी कि जैसे दो बच्चे हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं? रेस लगा रहे हैं, तो कौन सा आगे भागेगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो सेम उसी प्रकार से अगर हमें लाइट एंड साउंड के बारे में रेस करनी है तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करनी पड़ेगी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसा कि आपने जब बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे
क्या होती है, लाइट दिखाई देती है हमें। लेकिन क्या होता है कि लाइट हमें पहले दिखाई देती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। क्या होता है, लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। इसी के कारण हमारा क्या है, टॉपिक हमारा रेस बिटवीन लाइट एंड साउंड। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीजन है हमारा, क्योंकि जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज क्या थी हमारी, एट 20 डिग्री सेल्सियस, हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लो या 20 डिग्री सेल्सियस पे ले लेते हैं, इज 344 डिग्री सेल्सियस एट 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी भाई, द स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारी स्पीड क्या है, 344 मीटर पर सेकेंड है। ये हमने अभी अभी स्टडी किया, आपने टेबल में भी देखा होगा, नोट भी किया होगा, ठीक है। और अगर हम इसी को स्पीड ऑफ साउंड देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज क्या हो सकती है, 322 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी होती है हमारी, ठीक है। तो ये तो हमारी स्पीड आ गई। लेकिन हमने पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू होती है 3 मल्टीप्लाई में 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हमें इसको वैल्यू के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की। कहाँ 322 और कहाँ ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि लाइट की जो चमक होती है वो हमें पहले दिखाई देती है, किसकी कंपैरिजन में, साउंड की कंपैरिजन में, ठीक है। उसका रीजन क्या है, इट्स स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अगर कोई पूछे क्यों, तो आप ये रीजन बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी मटेरियल के अंदर देख लो आप, स्पीड ऑफ साउंड हमारी क्या मिलेगी, लेस मिलेगी। चाहे आप सॉलिड में ही क्यों ना चले जाएं, लिक्विड सॉलिड किसी भी मटेरियल में साउंड की स्पीड चेक कर लीजिएगा, आपको टेबल गिवन है ना, आप देख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन इस स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए हमें क्या होता है, जब थंडरस्टॉर्म के टाइम पे जो हमें लाइटनिंग का इफेक्ट दिखता है या लाइटनिंग दिखती है, उस टाइम पे क्या होता है, लाइट हमें पहले दिखाई विजिबल होती है, किसकी कंपैरिजन में, हमें साउंड बाद में सुनाई देता है। लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था भी हमारा ये टॉपिक, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और भी, वीडियो को लाइक भी किया करो भी, शेयर भी किया करो, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारी फैमिली बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, हम सबको बेनिफिट होगा। फिर हम लाइव क्लासेस भी किया करेंगे, है ना। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। अब आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके पास अगर एक बॉल है और आप क्या करते हो, उसको दीवार पे मारते हो, ऐसे थ्रो करते हो, तो वो क्या करती है, दीवार बॉल को हिट करती है और वापस आपकी तरफ बाउंस करके आ जाती है। क्या करती है, दीवार से टकराई और बाउंस करके वापस आपके पास आ गई। इसी को बोलते हैं, अगर लाइट का इफेक्ट आपने स्टडी किया है कि लाइट भी क्या करती है, किसी मिरर के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, मिरर के ऊपर अगर हम सनलाइट डालते हैं या कोई भी लाइट डालते हैं तो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड जाती है। तो इसी जो बाउंस करके जो वापस आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन।
अब हमें स्टडी करना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मीन कि हमारा जो आवाज़ है वो क्या करे, किसी दीवार से या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस जो आती है उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग क्या है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। क्या करता है? बाउंस होके आ जाना, यानी कि हमने साउंड गई और वापिस आ गई। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक, क्या करती है? वो स्ट्राइक करती है या टकराती है किससे? ए हार्ड सरफेस, किसी भी हार्ड सरफेस से, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हम इसको क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया सर, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। तो क्या हर बॉडी से ही ये स्ट्राइक करता है तो रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, सिर्फ हार्ड सरफेस से अगर ये स्ट्राइक करता है या बाउंस बैक करता है, सॉफ्ट से नहीं। जैसा कि हार्ड के, जैसे वॉल, कोई भी रॉक, ठीक है, मेटल सीट, कोई भी, इनसे क्या करता है? टकराएगा और वापस आता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे। अब किससे वापस नहीं आता? जैसे हमारे क्लोथ्स अगर जाएगा तो बाउंस बैक नहीं करता, क्योंकि ये क्या, सॉफ्ट है। इनसे टकराने के बाद वापस साउंड बाउंस नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? बाउंस नहीं कर पाता। या ये कार्टेन्स हैं, ठीक है, इनसे भी क्या होता है? सेम वही बात है, क्लॉथ ही हो गए, या कोई और सॉफ्ट चीज़ है जो आपकी, उससे भी क्या होगा? वो बाउंस नहीं होता। तो ये हमेशा किससे बाउंस करके आता है? बाउंस बैक आता है। किसके कारण आता है? हार्ड सरफेस के कारण या हार्ड बॉडी के ऊपर हमारा क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। और जो सॉफ्ट सरफेस होती है हमारी, जैसे हमारे क्लोथ्स हैं या जो और चीज़ें हैं सॉफ्ट हैं जो हमारी, वो क्या करती हैं? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम कभी खाली रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आवाज़ क्या होती है? बार बार सुनाई देती है, गूंजती है आवाज़। लेकिन अगर उसी रूम के अंदर लगेज रखा हुआ है, कपड़े, कार्टन लगे हुए हैं, कहीं पे कपड़े हैं या बेड है, गद्दा है, तो वो क्या करते हैं? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण जो साउंड है हमारी वो इको नहीं हो पाता उसके अंदर, यानी कि वो बाउंस नहीं हो पाती और हमें गूंज सुनाई नहीं देती, ठीक है। तो ये क्या करती है? सॉफ्ट के ऊपर एब्जॉर्ब होती है। एक एग्जांपल था आपके लिए। अब जो इसके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के भी क्या है? कुछ लॉज हैं। ये वही लॉज हैं जो हम लाइट के लिए फॉलो करते हैं। किसके लिए फॉलो करते हैं? लाइट के लिए। लाइट के भी हमारे दो लॉ हैं कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स आर इन सेम प्लेन। किस में होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? कि इंसिडेंट एंगल ऑफ ए रे इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द रे। ये हमारा सेकेंड लॉ है। मैं आपके लिए नोट डाउन करवा देता हूँ, आप नोट कर लेना, फिर दोबारा समझा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है भाई हमारे लॉज, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट साउंड वेव। इंसिडेंट साउंड वेव कौन सी होती है? आपने अगर ये ऊपर वाला नोट कर लिया हो तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अदरवाइज आप नोट कर लीजिए। देखो, अगर हमारे पास ये क्या है? एक सरफेस है, तो जो जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ क्या करेगी? आगे की तरफ जाएगी। तो ये जो वेव आई, यानी कि साउंड वेव है अगर हमारी, ये क्या है? साउंड वेव है। वैसे पता है हमें इस प्रकार से प्रोपेगेट करती है, लेकिन हम एक लाइन से शो कर रहे हैं इसको, ठीक है। क्या करें? लाइन से शो कर रहे हैं। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट साउंड वेव। क्या है? ये हमारी इंसिडेंट साउंड वेव है। जो साउंड वेव क्या हो रही है? फॉल हो रही है किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर। ये क्या हमारी कोई भी एक हार्ड सरफेस है, उसके ऊपर फॉल होती है। तो ये इंसिडेंट रे, और फिर ये यहाँ से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये क्या हमारी? रिफ्लेक्टेड साउंड
वेव, ये क्या हमारी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, यानी कि जो टकरा के वापिस आई उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और जो हमारी तरफ से गई पहले टकराने से पहले वाली उसको बोलते हैं इंसिडेंट साउंड वेव। ठीक है, इसीलिए कहा गया द इंसिडेंट साउंड वेव एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और कौन कौन सी, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल। नॉर्मल होता है कि जहां पर ये टकरा रहे हैं दोनों, यहां पर हम क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, किसके साथ, उस ऑब्जेक्ट या उस वॉल के साथ, या जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं ये इंसिडेंट हो रही है रेज। एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे फॉल होती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, किस पॉइंट के ऊपर है नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पर हमारी जो साउंड वेव वो फॉल हो रही है, उस पॉइंट पे हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, नॉर्मल। ये तीनों की तीनों चीजें एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एक्स प्लेन, वाई, जेड, ये हमारे प्लेन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ग्राउंड फ्लोर है हमारा, वो हमने एक्स मान लिया, ये वर्टिकल हाइट वाई मान ली, डेप्थ है तो इसकी वो जेड मान ली, तो एक्स वाई जेड प्लेन हमारे जो, तो ये तीनों क्या होती हैं, एक प्लेन पर होती हैं, यानी कि या तो एक्स एक्स पे, या वाई वाई पे, या जेड पे, तीनों में से किसी भी एक पर हो सकती हैं, तो तीनों एक पर होनी चाहिए। तीनों एक पे हैं। यहाँ से अगर मान लो ये दीवार है हमारी, तो ये ऐसे गई, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, और ये क्या, तो ये किस पे है, इस प्लेन पे। अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो ये एक्स प्लेन के ऊपर है। ठीक है, तो इंसिडेंट साउंड वेव एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ ऑल लाई इन द सेम प्लेन, क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। उसके बाद क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड, यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, जो साउंड है हमारा वो क्या हो रहा है, जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस कोण से क्या हो रहा है, वापिस जा रहा है, वो इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंट, या कोण, कौन सा कोण, जो आ रहा था। यानी कि अगर ये इंसिडेंट था तो ये क्या था, हमारा एंगल बनाया क्या, आई, तो ये क्या हमारा एंगल है आर। तो ये जो आई है हमारा, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई क्या डिनोट कर रहा है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। साउंड वेव किसके लिए है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड वेव, यानी कि जो इंसिडेंट साउंड वेव थी हमारी, उसके लिए जो एंगल बना हमारा वो क्या है, आई है, और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, किसके लिए, साउंड वेव के लिए। आई से हमने किसको डिनोट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो आई है ना हमारा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल होता है किसके, आर के। आई जो है हमारा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। यही था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर साउंड वेव। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये क्या होते हैं, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। क्या होते हैं, तीनों की तीनों चीजें सेम प्लेन में होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लॉ था ये हमारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसका, साउंड वेव का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। ये अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स आज हमने ये स्टडी किए। अब हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। आज की वीडियो के अंदर यही है भाई टॉपिक्स हमारे जो हमने अभी किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इसी के साथ लेते हैं फिर आज आपसे अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।